डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में सीएम योगी का महिला को तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना का किया शुभारंभ। रक्षाबंधन पर हर महिला को फ्री बस सेवा की सुविधा। वहीं 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं आजीवन मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सपा का महिलाओं के लिए बड़ा चुनावी वादा। योगी सरकार के काउंटर में सपा की ओर से डिम्पल यादव ने किया स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान। सपा सरकार बनी तो हर साल महिलाओं को मिलेगा 40,000। महिलाओं को लेकर अखिलेश ने बीजेपी सरकार को घेरा। हिजाब यूनिफॉर्म मामले पर मायावती ने रखी अपनी बात। मायावती ने कहा कोर्ट कचहरी के बजाय मामले को स्कूल स्तर पर ही सूझबूझ से सुलझा लेना चाहिए। वहीं कहा कि लोग किसी भी धार्मिक ग्रंथों या परंपराओं पर संवेदनशील टिप्पणी करने से बचें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चर्चा आज कांग्रेस की तथाकथित मनुस्मृति प्रेम की। राजनीति जब विचारधारा और ठोस मुद्दों के सूखे से जूझती है तो कांग्रेस का थिंक टैंक अक्सर अलमारी से किसी प्राचीन ग्रंथ को झाड़ पोंछ कर राजनीतिक पंचिंग बैग बनाने का शॉर्टकट ढूंढ ही लेता है। विकास, अर्थव्यवस्था और संगठन की जटिल बहसों से बचकर सीधे मनुस्मृति बनाम संविधान का नैरेटिव सेट करना कांग्रेस की सुविधा की राजनीति का आजमाया हुआ नुस्खा बन चुका है। बिना मूल संस्कृत, व्याकरण और ऐतिहासिक संदर्भ को समझे कुछ चुनिंदा पंक्तियों को स्क्रीन पर चमकाकर खुद को आधुनिकता का मसीहा और पूरे सनातन समाज को कटघरे में खड़ा कर देना इनकी रणनीति, खासकर राजनीतिक रणनीति का हिस्सा रहा है। आपको बता दें कि पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने मनुस्मृति के संदर्भ दिखाते हुए आरोप लगाया कि भारत में पितृसत्ता और महिलाओं के शोषण की जड़ मनुस्मृति की सोच है। राहुल गांधी ने दावा किया कि मनुस्मृति के अनुसार एक महिला बचपन में पिता की, युवावस्था में पति की और बुढ़ापे में बेटों की संपत्ति या उनके अधीन होती है। राहुल गांधी ने इस व्यवस्था को महिलाओं की स्वतंत्रता छीनने वाला और शर्मनाक करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी प्रवक्ता अक्सर यह आरोप लगाते रहे हैं कि मौजूदा केंद्र सरकार संविधान को बदलकर देश में मनुस्मृति शासन लागू करना चाहती है। खड़गे के अनुसार मनुस्मृति केवल जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाला दस्तावेज है। इस मुद्दे पर ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए इसे सनातन परंपरा के प्रति घोर अज्ञानता और सतही समझ की परिणाम बताया। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सनातन परंपरा में नारी को अबला या आश्रित नहीं बल्कि शक्ति और पूजनीय माना गया है। जैसे गार्गी, मैत्रेयी और लोपामुद्रा जैसी विदुषियां इसकी प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने यह भी रेखांकित किया कि स्वतंत्र भारत संविधान से संचालित होता है। किसी राजनीतिक दल या विचारधारा को जबरन मनुस्मृति से जोड़कर समाज में डर या विभाजन पैदा करना राजनीतिक अपरिपक्वता है। शंकराचार्य ने यहाँ तक याद दिलाया कि राहुल गांधी द्वारा संसद से लेकर सड़क तक हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में लगातार झूठ फैलाए जाने के कारण उन्हें पहले भी हिंदू धर्म से बाहर निकाला जा चुका है। बिना किसी गंभीर शास्त्रीय अध्ययन या ऐतिहासिक संदर्भ के सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों पर की गई इन सतही टिप्पणियों ने एक बड़ा बाउंडर खड़ा कर दिया है। नतीजा यह हुआ है कि तथाकथित प्रगतिशीलता के नाम पर दिया गया यह बयान अब कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया है कि राहुल गांधी जब हिंदू शास्त्रों की बात करते हैं तो उन्हें पितृसत्ता और गुलामी नजर आती है।
लेकिन जब वे शरिया कानून और हिजाब जैसे प्रथाओं की बात करते हैं तो उसे महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार बताकर बचाव करने लगते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मनु और भारतीय परंपरा पर अनर्गल टिप्पणी करने से पहले राहुल गांधी को ऐसे धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि मनु को समझना है तो अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, महाभारत और मत्स्य पुराण पढ़िए, तब आपको पूरी जानकारी मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस काल गणना का पालन हर सनातनी अपने त्योहारों के लिए करता है, वह काल गणना मनु ने दी थी, राहुल गांधी के नाना परनाना या उनके परिवार ने नहीं। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि संविधान की शपथ लेने के बाद भी भारत की विरासत, संस्कृति और परंपराओं का अपमान करना कांग्रेस नेताओं ने अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ लिया है। राहुल गांधी के महिलाओं के मनुस्मृति के बंधनों से मुक्त होना चाहिए वाले बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया कि क्या समाज में किसी का भी अस्तित्व बिना मां, बहन, पत्नी या बेटी के संरक्षण या सहयोग के संभव है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मनुस्मृति समाज के प्रत्येक घटक के कर्तव्यों और सुरक्षा की बात करती है, लेकिन कांग्रेस केवल नकारात्मक, आधा अधूरा नैरेटिव गढ़कर समाज को बांटने और युवाओं को भड़काने की राजनीति करती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उनके सहयोगी शोषणवादी अर्बन नक्सल सोच के जरिए भारत की युवा पीढ़ी को अपनी ही संस्कृति और जड़ों से काटकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की साजिश रच रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, राजनीतिक विश्लेषक, और एडवोकेट मान सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, पहला सवाल आप ही से। हिंदू धर्म ग्रंथों में महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक कमियों पर मुखर होने वाले नेताओं, अन्य धार्मिक रूढ़िवादी प्रथाओं जैसे शरिया, हिजाब, 3 तलाक के समर्थन पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हवाला देकर मौन हो जाते हैं। क्या यह प्रगतिशीलता केवल एक विशेष धर्म की आलोचना तक ही सीमित होनी चाहिए? देखिए डॉक्टर प्रसन्न, जिस तरह से आपने उठाया है मुद्दे को और इसको कांग्रेस ने उठाया है, कांग्रेस के राहुल गांधी ने जो टिप्पणियां की है, मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह की टिप्पणी करने से किसी तरह की कोई बात होती है। हमारा तो ये कहना है सबसे पहले कि आप उसको अध्ययन करिए, उसको देखिए, उनकी बारीकियों में जाइए, उसके बाद आप किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं जी। इसलिए ये उचित नहीं है इस समय इस तरह की बातें की जाए। ये कहूंगा कि उनका ज्ञान अधूरा है, ज्ञान अधूरा है। इसके तहत उनको दोबारा इस बारे में सोचना होगा और टिप्पणियां करने से पहले उसको अध्ययन करके और उसको आगे करना होगा, क्योंकि वो एक रोल मॉडल भी है। देखा जाए तो उनके कुछ फॉलोअर्स हैं, तो वो क्या लेंगे इस बात से कि देश की सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, उससे वो कहीं परे बातें करते हैं जो उचित नहीं है। जी, एडवोकेट मान सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। मान सिंह जी, क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनुस्मृति के मूल श्लोकों और उनके ऐतिहासिक भाषाई संदर्भ का अध्ययन किया है, या उनका यह बयान केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण और वोट बैंक को साधने के लिए एक सतही नैरेटिव है? जी प्रसून सर, पहले तो आपके समस्त दर्शकों को नमस्कार और समस्त पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। प्रसून सर, ये जिस विषय पे आज चर्चा हो रही है उस विषय पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी ने पुणे की छात्रा सभा में कहीं भी किसी भी तरह से मनुस्मृति की कोई चर्चा नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के निठल्ले, निकम्मे, कामचोर, फिर से सुनिएगा, निठल्ले, निकम्मे, कामचोर जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, इन बुद्धिजीवियों को राहुल गांधी के हर एक कथन में सनातन का विरोध लगता है।
ये तथाकथित बुद्धिजीवी सनातन प्रेमी बटुकों की चोटी खींचे जाने पर, शंकराचार्य को उनके आधार कार्ड दिखाने पर, श्री राम मंदिर की चोरी पर कुछ नहीं बोल पाते हैं। इनके तो मान सिंह जी आप ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति को लेकर, सुन लीजिए मेरी बात, आप चूंकि पूरी बात है डिबेट को ही डीरेल कर देंगे, पहले तो यह स्टैब्लिश होना चाहिए राहुल गांधी ने मनुस्मृति की चर्चा की है या नहीं की है, उससे असहमत है या नहीं है? नहीं, मनुस्मृति की चर्चा नहीं की है, उन्होंने पैट्रियार्चियल सोसाइटी की चर्चा की है। और प्रसून जी, आप शायद हो सकता है कि आपकी डॉक्टरेट किस विषय में है मुझे जानकारी नहीं है। आज समाजशास्त्र की कक्षा 9 से लेकर के आप पोस्ट ग्रेजुएट तक की आप किताबों को उठाइए, यही भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो भी अपनी पब्लिश बुकों को करवाता है, उस किताब में स्पष्ट लिखा रहता है कि भारतीय समाज की डीमेरिट्स, यानी कि जो भारतीय समाज में डीमेरिट्स हैं, उन डीमेरिट्स में प्रत्यसत्तात्मक समाज को एक डीमेरिट के रूप में दिखाया गया है। अब उसकी चर्चा यदि माननीय राहुल गांधी जी खुले मंच से करते हैं तो इन तथाकथित सनातन प्रेमियों को बेहद अहम बात कह रहे हैं आप। कह रहे हैं कि सुन लीजिए मान सिंह जी, अब मैं समझ गया आपकी बात, हम अपने दर्शकों को जागरूक करने के लिए डिबेट करते हैं। मान सिंह जी मेरी बात सुनिए, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, आप सुनिए, आपकी बात से एक चीज सहमत है, मैं सहमत हूं कि राहुल गांधी जी ने जो विषय पढ़ाए गए, जो सीमित जानकारी दी गई है हाई स्कूल इंटर के क्लास में, उसी जानकारी के अनुसार राहुल गांधी जी अपना बयान दे रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी चीज बता रहा हूं मान सिंह जी, आगे की डिबेट में आपको काम आएगा। सनातन धर्म के धर्मशास्त्र यानी लीगल और सोशल कोड्स वर्गीकरण के तहत मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य जैसे कुल 18 स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं। आप पूछ रहे थे मेरे डॉक्टरेट के बारे में, तो हम आपको बता दें कि नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, सच ज्ञान की बात है, ज्ञान की बात है, हम भी आपसे सीखते हैं, आप भी हमसे सुन लीजिए। ऋषियों के नाम पर आधारित एक ग्रंथ, सुन लीजिए मेरी बात, अब पूरी बात हमारे दर्शकों को भी सुनना है। ऋषियों के नाम पर आधारित एक ग्रंथ अपने समय के संविधान, सामाजिक नियम, नागरिक अधिकार और न्याय व्यवस्था यानी सिविल और क्रिमिनल लॉज की तरह से काम करते थे। और आपको बता दूं, ये धर्म ग्रंथ ऐसे नहीं है जैसे वेद या उपनिषद, इनको श्रुति बोलते थे, जो अपरुष है यानी ईश्वरीय ज्ञान माने जाते हैं, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। यानी वेद और उपनिषद कहा जाता है ईश्वर की बोली से बनाए गए ग्रंथ हैं। लेकिन स्मृति की बात करते हैं जब आप, चाहे मनुस्मृति की बात करें या बाकी 18 की बात करें, तो यह मानव रचित है। ये ऋषियों द्वारा इंसानी स्मरण शक्ति और तत्कालिक समाज की, ध्यान दीजिएगा, तत्कालिक समाज की आवश्यकताओं के आधार पर लिखे गए समयबद्ध नियम है। स्मृतियां कभी भी स्थायी नहीं होती हैं, वे देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। मेरी बात सुन लीजिए आप पूरी, आप क्योंकि आप जब सुनना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, डिरेल जाते हैं। स्मृतियां कभी भी स्थायी नहीं होती हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। इतिहासकार पीवी काड़े ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्रा में स्पष्ट किया है कि ये स्मृतियां कभी भी ईश्वरीय आदेश नहीं थी। यही कारण है कि स्वतंत्र भारत ने 1950 में भारतीय संविधान को अंगीकार करते हुए इन सभी स्मृतियों के सामाजिक और कानूनी नियमों को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। आज ये ग्रंथ केवल ऐतिहासिक और शैक्षणिक अध्ययन का हिस्सा है, व्यवहारिक जीवन या शासन का नहीं। उसके बाद बार बार इस चीज को ला के अंग्रेजों की तरीके से जात में बांटना, धर्म के नाम पे बांटना कहां तक उचित रहेगा? मान सिंह जी आप बोलिए, आप 2 मिनट। डॉक्टर साहब ये बता दें कि कांग्रेस ने कब किसी व्यक्ति को जाति और धर्म के आधार पर बांटा है? भारतीय जनता पार्टी का गठन ही धर्म के आधार पर हुआ है। जो पार्टी निरंतर अपने जातिगत आंदोलन और जातिगत सम्मेलन करती है, जिनके अपने अपने जातियों के नेता हैं, चाहे वो निषाद पार्टी के संजय निषाद हो, चाहे अपना दल की पटेल मैडम हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, ये कांग्रेस के तो कभी चाल चरित्र में धर्म और जाति थी ही नहीं। कांग्रेस ने तो वास्तविकता में इस संविधान को जिया है, और यही संविधान को जीने का परिणाम है कि 2014 में एक चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इस संविधान को जिया है। रही बात आज का जो विषय है, इस विषय को समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए मैंने आपसे बताया
कि आप समाजशास्त्रीय पुस्तकों को उठाकर देख लीजिए कि पितृसत्तात्मक समाज को एक चुनौती के रूप में देखा जाता है या नहीं। अब हम बात करते हैं संविधान की, मान सिंह तो जी, संविधान आप में- एडवोकेट भी हैं और चीजें श्रीमान- बहुत श्रीमान जी आसानी से सुनिए, समझते हैं, डॉक्टर साहब, कानून के पहले दायरे में मुझे भी सुना समझते जाए। हैं। अगर डॉक्टर आप साहब, पहले मुझे सुना जाए, पितृसत्तात्मक मैंने आपको- समाज की बात मैंने- करेंगे मैंने तो आपको किसी को ऐतराज सब नहीं सुना है। होगा, डॉक्टर साहब, लेकिन मैंने आप आपको सुन लीजिए पूरा सुना है। मान सिंह जी, 2 मिनट हो चुके हैं, मेरी या बात तो फिर सुनिए। आप ही बोले। नहीं डॉक्टर मान सिंह साहब, जी, चलिए, या आप तो आप ही केवल बोले तो इसलिए मैं चर्चा में सुनने नहीं के लिए करूंगा बैठा कि आप बोलते रहिए नहीं, या और तो विषय फिर पे मैं ना सुनूं। आइए। नहीं, आप मैं कह रहा हूं कि या तो आप मुझे सुने, या तो सुनने का मौका दें, मुझे बोलने का मौका दें, या फिर आप बोले मैं सुनूंगा। चलिए ठीक है, 1.5 मिनट तक आप बोलिए, हम सुनेंगे आपको। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आज हमारे समाजशास्त्री अध्ययन में पितृसत्तात्मक समाज जो है एक चुनौती के रूप में है। उस चुनौती को राहुल गांधी जी ने एक खुले मंच से छात्राओं के एक सभा में इसको कहा। ये बताइए सनातन का विरोध किस एंगल से है? भारतीय जनता मनुस्मृति पार्टी का के- नाम नहीं लिए अब होते तो पहले नहीं सुनिए, कोई विरोध था। पहले आप सुनेंगे है नहीं, अब मुझे सुनेंगे है नहीं, बार बार टोकेंगे आप मुझे। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, करेक्ट टोकिए मत। नहीं, आप मुझसे सवाल पूछिए ना, आप पहले मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट होने दीजिए ना, उसके बाद मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपके जवाब देने के तैयार हूं। जिस प्रश्न को राहुल गांधी जी ने, जिस हमारी पूरी समाजशास्त्रीय पाठ्यक्रम जिस पुरुष सत्तात्मक पितृ सत्तात्मक समाज को एक चुनौती के रूप में लेता है, उसके छात्राओं के एक सम्मेलन में राहुल गांधी जी ने इस विषय को उठाया। अब ये विषय सनातन का विरोध कहां से हो गया? भारतीय जनता पार्टी के निठल्ले निकम्मे कानचोरे बुद्धिजीवियों का और कोई एंगल नहीं होता है। उनको राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट में से कुछ एक तथ्य निकालना होता है कि सनातन का एक विरोध है। देश की इतनी तमाम समस्याओं में मान से सिंह जी, सनातन का आपकी विरोध या बातों से तो सनातन की- ऐसा एहसास हो रहा है कि राहुल गांधी जी ने बिल्कुल मासूमियत से बात कह दी। चलिए, नहीं, अगर राहुल मैं गांधी ने मासूमियत से क्या? राहुल नहीं गांधी नहीं ने पितृ आपके सत्तात्मक की समाज का कौन विरोध नहीं करता है? आप राहुल गांधी जी ने डॉक्टर आपके भीमराव समाज की अंबेडकर ने अपनी व्यवस्था की पुस्तक चर्चा की है। शूद्र कौन थे में डॉक्टर साहब, स्पष्ट किया था कि प्राचीन डॉक्टर शूद्र साहब, वास्तव में डॉक्टर साहब, क्षत्रिय राजा डॉक्टर थे। राहुल ये गांधी जी डॉक्टर ने अंबेडकर आपके ने कहा है। समाज का एक सुन लीजिए, व्यवस्था की चर्चा- उनका कहना डॉक्टर था साहब, कि ये जो प्राचीन शूद्र हैं वास्तव में क्षत्रिय राजा थे, उनका इतिहास अनुसूचित जातियों से अलग है। इसके बावजूद राजनीतिक लाभ के लिए, ये डॉक्टर अंबेडकर के वर्जन है, राजनीतिक लाभ के लिए प्राचीन अब या व्यवस्था तो में डॉक्टर साहब, शूद्रों की आप- तुलना डॉक्टर साहब, या तो आज आप के राहुल दलित गांधी समाज के से स्टेटमेंट करके पे आइए, समाज या में डॉक्टर अंबेडकर पर चर्चा वैमनस्य करना है। बढ़ाया गया। का विषय राहुल गांधी का चलिए, स्टेटमेंट- कर रहे हैं मनुस्मृति को लेकर उसके संदर्भ में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर, जिसके बाद अभी तक माना जा रहा था कि शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद भी कांग्रेस के समर्थक हो गए हैं। उन्होंने भी राहुल गांधी पे कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि जब जानकारी ना हो, पूरी जानकारी ना हो, तो ऐसे मुद्दों से बचना चाहिए। या कई लोग उनकी इस बात को हिदायत के रूप में ले रहे हैं, कई लोग तंज के रूप में ले रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मान सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन, राजनीतिक विश्लेषक। मोहम्मद अमीन साहब, मनुस्मृति के श्लोक में पिता रक्षति कौमरे यानी विद्वान रक्षति का अर्थ महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा और अधिकार देना बताते हैं। क्या संरक्षण और नियंत्रण के अंतर को जानबूझकर राजनीतिक रणनीति के तहत नजरअंदाज किया जाता है और विवादित किया जाता है? मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब, जहाँ तक मेरा मानना है और लोगों की सोच है कि जो धार्मिक ग्रंथ बने हुए हैं वो एक ईश्वरी देन है और ईश्वर के बिना संरक्षण के हुए नहीं, चाहे वो किसी भी समाज में रहे हो। उनका ये मानना है कि उनके धार्मिक ग्रंथों को ईश्वरी एक सहायता के साथ ही तैयार किया गया और विश्व में हर एक को सरवाइव करने का अधिकार भी दिया गया। इन ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो हर धर्म में हर एक के लिए एक स्थान दिया गया है समाज के अंदर और उसके अपने समाज में भी और पूरे देश के अंदर या प्रदेश में जहाँ भी लोग रहते हैं उनका एक विचरण है, उसमें देखना होगा। लेकिन इन चीजों को मेरे समझ से कम सोच के लोग या कम अकल के लोग अगर इसको लेकर आते हैं और पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं, वो उचित नहीं है। जहाँ तक सवाल है इस बात का, अगर उनकी सोच ऐसी है तो मैं समझता हूँ उसको ज्यादा अध्ययन करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसकी बारी। आप बेहद अहम बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। मनुस्मृति की पहली बार चर्चा उस समय शुरू हुई जब वॉरेन हेस्टिंग, जो गवर्नर जनरल थे भारत के, उन्होंने 1776 में इस पे एक मनुस्मृति पे उन्होंने कहा कि भारत
में हिंदुओं के लिए कानून व्यवस्था होनी चाहिए। कानून व्यवस्था कहाँ से होनी चाहिए? तो चूंकि पहला स्मृति जो कानून पे बना था वह मनुस्मृति है, उस पर बनाया जाना चाहिए। जबकि उसके बहुत आगे मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्क्य आया, याज्ञवल्क्य के बाद पराशर स्मृति आई। पराशर स्मृति में कहा गया था कि यह कलयुग के लिए बना हुआ है। कलयुग मतलब आज के दौर के लिए बना हुआ है। अब उसमें पराशर की, जिसमें पुनर्विवाह की बात थी, संपत्ति के उदार वितरण की बात थी, जिसमें महिलाओं के पुनर्विवाह की बात थी, उस पर नहीं अध्ययन किया गया। अंग्रेजों ने जानबूझ के बांटो और राज करो की नीति के तहत मनुस्मृति को चुना, जबकि कहा गया था उस समय भी कि यह केवल आदिकाल के लिए था। मतलब जब सब कुछ सतयुग था, सतयुग के लिए था। बाद में उसको आते आते जब कलयुग आया तो कहा गया कि इसमें पराशर स्मृति सबसे उपयुक्त है। लेकिन जानबूझ के इन तथ्यों को क्यों छोड़ा जा रहा है? मनुस्मृति कहाँ से आ रही है? जबकि हमारे जो क्या कहा जाए लॉ और सोशल एक्ट पे जो कानून बने हुए हैं या जो ग्रंथ बने हुए हैं उसमें भी पराशर स्मृति की बात की जाती है, तो ये क्यों बार बार लाया जाता है? एडवोकेट मान सिंह जी, मनुस्मृति को। देखिए, मनुस्मृति को कांग्रेस कभी नहीं लाती है। राजनीति में कभी भी कांग्रेस का एक चाल चरित्र नहीं रहा है कि उसने धर्म या धर्म ग्रंथों पर आधारित राजनीति की है। स्वतंत्र भारत के बाद से ही कांग्रेस ने निरंतर संविधान परक राजनीति की बात की है और संविधान परक व्यवस्था को स्थापित करने की बात की है। संविधान परक व्यवस्था को स्थापित करने के दौरान हमने देखा कि भाई समाज शास्त्रीय साक्ष्यों में अगर देखा जाए तो हमने एक देखा कि पितृसत्तात्मक समाज को हमने एक चुनौती के रूप में देखा। क्यों? क्योंकि उससे आधा जो हमारा संसार है, महिलाओं का पूरा संसार, एक उसको हमने आधा संसार कहा, वह आधा संसार अपने अधिकारों से वंचित हो जाता है, अपने जीवन की स्वच्छंदता से वंचित हो जाता है। इस प्रश्न को लेकर राहुल गांधी ने छात्राओं के एक मंच से उनकी स्वच्छंदता को, उनके अधिकारों की चर्चा की। अब उनके अधिकारों की चर्चा ना तो कहीं से मनुस्मृति के विरोध में है और ना ही सनातन के विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित बुद्धिजीवियों का एक प्रोपोगंडा क्रिएट करने की एक मशीनरी पूरी सेटअप है जो कि सोशल मीडिया पर रहती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। चलिए ठीक है, अगर इसी मनुस्मृति के साथ सरिया भी जोड़ दिया जाता तो विवाद नहीं होता। कंप्लीट कर लेने दीजिए जी, अब समय की कमी है, 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। जबकि वास्तविकता में राहुल गांधी जी ने भारतीय समाज के उत्थान और भारतीय समाज की अग्रोन्मुखी सोच को एक खुले मंच से रखा है। जब हम आधे संसार की बात कर रहे हैं, हम अपनी आधे संसार की महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम आने वाली एक महिलाओं की एक नवीन पीढ़ी की बात कर रहे हैं, तो उनको अधिकार देने में आप क्यों पीछे हो जा रहे हैं? कौन अधिकार नहीं दे रहा है? 33% आरक्षण मिल गया। कांग्रेस, सुन तो लीजिए, कांग्रेस के दो अर्थी बातों से समझ में नहीं आता है। कर्नाटक में 33 मंत्री हैं आपके, एक भी, सुन लीजिए, कर्नाटक में 33 मंत्री हैं, एक भी महिला मंत्री नहीं है। हिमाचल में 11 मंत्री, एक भी महिला मंत्री नहीं है। आप राय जो आप कहिए उस पर कम से कम सही उतरिए। तो आप महिला अधिकारों की बात कर रहे हैं। आधी अधूरी पट्टियों से समाज में विभाजन और अविश्वास का जहर, सत्ता का रास्ता तलाशने की कोशिश न केवल कांग्रेस के बौद्धिक दिवालियापन को उजागर करती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि वोट की खातिर अपनी ही जड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने से इन्हें कोई संकोच नहीं है। लेकिन जागरूक समाज अब यह भली बात समझ चुका है कि यह महिलाओं की चिंता नहीं, बल्कि तुष्टीकरण की तराजू पर तौला गया विशुद्ध चुनावी पाखंड है। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।